गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने जो 7th क्लास की जो स्टार्टिंग की थी चैप्टर 1 की ऑन इक्वालिटी का, तो हमने उसकी हाफ स्टोरी पढ़ ली थी। जो स्टार्टिंग कांता और सुजाता की स्टोरी थी उसकी हाफ स्टोरी पढ़ ली थी और आधी बाकी थी। ठीक है, तो ये स्टोरी जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो स्टोरी बता देती हूँ कि जो कांता और सुजाता थे वो इलेक्शन देने वोट देने जाते हैं, और मतलब कि उनको ये बात बहुत जान के अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी है हमारे देश में, कि अमीर से अमीर लोग भी वोट देने आ रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी वोट देने आ रहे हैं। और कांता जिस आदमी के घर पे काम करती थी उसका नाम था जैन था, तो वो जैन साहब कहती थी। वो बोलती है कि देखो ना, हमने कंट्री कितनी अच्छी बात है कि जैन साहब जैसे अमीर लोग भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, और हम एक एज सर्वेंट नौकर होके भी हम वहाँ पर वोट देने आ रहे हैं, तो हमारी कंट्री की बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब वोट देते हैं, कांता सुजाता और नैन साहब सब वोट दे के वो देते हैं, वोट दे देते हैं। तो जब नैन साहब अपने घर जा रहे होते हैं तो कांता उधर से बाय बाय करते हैं। और फिर जब कांता और सुजाता अपने घर को जा रहे होते हैं तो कांता बोलती है कि उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार है और उसको अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो बोलती है कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले उस उसको अपनी बेटी को तो वो बोलती है कि अपनी बेटी को हॉस्पिटल जाने से पहले उसे अपना काम करना पड़ेगा। और जब वो शाम को अपना काम करके, मतलब कि नैन साहब घर से अपना वर्क करके आएगी तो तभी वो उसको हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे जाने के लिए उसको अपने हिसाब से एडवांस चाहिए होता है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि महीने ख़त्म होने के बाद ही पैसा सैलरी मिलती है किसी काम की। तो वो चाहती थी कि जो उसकी इस महीने की सैलरी है उसे थोड़ी पहले मिल जाए ताकि अपनी बेटी का इलाज करवा सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब वो घर पे जाती है तो अपनी बेटी को काढ़ा टाइप या सूप टाइप देती है कुछ। उसे बोलती है कि इसे पी लो, तुम अच्छी हो जाओगी, और मैं जब तुम्हें शाम को लेके चलेंगे, तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ठीक है, तो जब वो कांता अपने काम को निकल रही होती है सुबह सुबह, तो वो तो बोलती सोचती है, थिंक करती है, गोल गोल बना तो थिंक करती है। तो वो थिंक करती है कि इट्स नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन। जो हमारी जो गुड़िया है, जो मेरी बेटी है, जिसका नाम गुड़िया है, वो इसलिए बीमार हुई है क्योंकि जो बस्ती है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितना सारा कचरा वचड़ा फैला हुआ है। तो और बस्ती तो कभी साफ होती भी नहीं है। ठीक है, बस्ती में बहुत कचड़े होते हैं, तो बोल रहे हैं कि बस्ती हमारी कभी साफ की ही नहीं जाती है, इसलिए शायद मेरी बेटी बीमार हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसके लिए कॉमन सी बात है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, तब देख रहे हैं यहाँ पर कांता अपना झाड़ू पोछा कर रही है, और यहाँ पर जैन साहब हैं, यहाँ जैन मैडम है, तो जैन मैडम बोल रही हैं कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। वो उन्हें बोल रही हैं, कांता को बोल रही हैं कि ध्यान रखो कि जो क्या नाम है, जो कोने हैं घर के, वो क्या है, अच्छे से धुलाई पोछाई हो। ठीक है, तो फिर उसे एडवांस दे रही हैं ये जैन मैडम। हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक इट हैबिट। उन्हें एडवांस दे रही हैं और उन्हें बोल रही हैं कि इसे हैबिट मत बनाना, मतलब कि हमेशा मत मांगने लग जाना एडवांस एडवांस से। ठीक है, इस बार तो एडवांस दे रही हूँ कि तुम्हारी बेटी बीमार है, लेकिन हमेशा मत मांगने लग जाना। तो ये बोलते हैं कि नो मैडम, ठीक है मैडम, नहीं मांगूंगी। ठीक है, दैट इवनिंग, मतलब शाम को क्या होता है कि ये देखिए, ये हॉस्पिटल है एक तरफ से। ठीक है, और ये कांता अपनी बेटी को लेके गोद में लेके खड़ी है और अपनी बेटी को बोल रही है कि जस्ट फ्यू मिनट, कुछ समय, बस कुछ समय की बात है, वेट करने के लिए अपनी बेटी को बोल रही है, कुछ समय की बात है, उसके बाद हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब कि हमारी टर्न आने वाली है। तो अब ये थिंक कर रही है, ये भले ही हमें जैन मैडम एंड जैन साहब को लाइन में स्टैंड करना पड़ रहा है वोट देने के लिए, बट वो जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें ऐसे हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगानी पड़ती है। एक तरफ से वो कहना चाहते हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, तो हमें क्या है, लाइन लगानी पड़ती है हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे अमीर लोग होते हैं तो उनको क्या है, बिना लाइन लगाए वो पैसे देके अपना फटाफट काम करा लेते हैं। तो एक तरफ से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है कि और गरीबी के बीच में वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। ठीक है, अब क्या लिया है, इक्वल राइट टू वोट, सबको क्या है, इक्वल हक है वोट करने का। ठीक है, तो अबव द स्टोरी अबव बिगिंस, जो कांता की स्टोरी थी, क्या कहाँ शुरू होती है, वोट देने से शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे अमीर गरीब लोग भी खड़े थे, यहाँ पर सारे टाइप के लोग खड़े थे वोट देने के लिए। यहाँ पर ऐसे कांता जैसे गरीब लोग भी थे, जैन साहब जैसे अमीर लोग भी वोट करने के लिए खड़े थे। ठीक है, तो इक्वलिटी को चीज़ फेस करता है। तभी इसमें एक टर्म आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज
इसका क्या मतलब होता है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसे पढ़ लेते हैं। इन एन डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश होता है, एक लोकतंत्र देश होता है जैसे कि इंडिया है, एडल्ट, जितने भी एडल्ट लोग होते हैं, पहले तो जितने भी बड़े लोग होते थे उनको जिनको वोट करने का हक था, वो सिर्फ 21 के अबव था, मतलब जो भी 21 साल का है या फिर 21 साल से ऊपर का है उनको वोट करने का हक था। लेकिन अब वो 18 से हो गया, जो भी 18 से है या फिर 18 से ज़्यादा उम्र का है उसे वोट करने का हक है। ठीक है, तो यहाँ पर एडल्ट का मतलब आप लेके चलो कि जो भी 18 और 18 से ऊपर एज का है वो उसे एडल्ट कहा गया है। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी अडल्ट लोग हैं, रिस्पेक्टिव उनसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं या कितने पढ़े लिखे हैं, हाउ मच एजुकेटेड दे हैड, बट व्हाट कास्ट दे आर, किस जाति के हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, किस वो अमीर हैं गरीब हैं, इन सब के इर्रिस्पेक्ट, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर हैं गरीब हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस धर्म से हैं, कितनी कौन सी जाति है। ठीक है, इन सब से नहीं फ़र्क पड़ता। अगर कोई भी एडल्ट है तो उसे क्या है, वोट करने का हक है। और इस जो डेमोक्रेटिक में जो सिस्टम है कि किसी भी एडल्ट को उसका धर्म नहीं देखा जाता, उसकी जाति नहीं देखी जाती, कितना पढ़ा लिखा वो नहीं देखा जाता है, सिर्फ उसको ये जो भी एडल्ट है उसको वोट करने का हक है। जो सिस्टम है उस सिस्टम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी अगर आपको इसका एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पर ग्लोसरी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, किसी भी डेमोक्रेटिक समाज की ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट, जितने भी बड़े लोग का मतलब क्या, कि जो भी 18 से है या फिर 18 से ऊपर उम्र के हैं उनको क्या है, वोट करने का हक है। ठीक है, तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, वो अमीर हैं गरीब हैं या क्या कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सा काम करते हैं, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको वोट करने का हक है। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिया है, पढ़ लेते हैं। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो आइडिया है वो किस से बेस है, इक्वलिटी पे बेस है। आप जानते हैं कैसे इक्वलिटी बेस है, क्योंकि अगर ये नहीं देखा जाएगा किसी इंसान कितना पढ़ा लिखा है, वो नहीं देखा जाएगा, ये उसकी जाति नहीं देखी जाएगी, उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, तो भेदभाव तो होगा ही नहीं किसी चीज़ पे ना, तो भेदभाव तो होगा नहीं, तो फिर तो एक तरफ से इक्वलिटी ही होगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि तुम हिंदू मुसलमान ऐसे ऐसे नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से इक्वलिटी ही होती है। और हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सुजाता जो यहाँ पर सोच रही है, कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, कि यहाँ पर बोल रही है कि अमीर लोग को वेट नहीं करना पड़ता है और हम गरीब लोग को लाइन में लगना पड़ता है। ठीक है, तो उसके था से कांता की लाइफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर दिया, उसे पढ़ते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ, उसके एक ज़िंदगी का एक दिन देखते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है बस्ती, वो बस्ती में रहती है। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और एक ड्रेन है, मतलब ड्रेन मतलब हम कह सकते हैं एक नाला है, उसके घर के पीछे एक नाला है। हर डॉटर इज सिक, और वो समझती है कि उसकी डॉटर, उसकी जो बेटी है वो इसलिए बीमार हुई है क्योंकि उसकी बस्ती कभी साफ़ नहीं की जाती है, और क्या नाम है, उनके घर के पीछे क्या है, बहुत बड़ा नाला है। ठीक है, और मतलब कि उनको, और ये बोल रही है कि अमीर लोगों को नहीं वेट करना पड़ता है, गरीब लोगों को लाइन में ला के वेट करना पड़ता है। अमीर लोग आते हैं, भले वो कितनी भी देर से आए हों, उन्हें फटाफट अपने बच्चों को चेक करा लेते हैं, लेकिन हम लोग को अपने बच्चों को लेके खड़ा होना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया, समझाया जा रहा है कि कैसी कैसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं अमीरी गरीबी को लेके। तो अपना अगला टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, और अलग प्रकार की जो इक्वलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल्स, कांता उन सभी लोगों की जैसी है जो कहाँ रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिनको हक है, वोट करने का हक है। बट कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए भी, एक वोट का राइट होते हुए भी, हम कह सकते हैं कि उनका जो काम करते हैं वो लोग एक तरह से सर्वेंट, नौकर का काम करते हैं, नौकरों वाला
काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये स्टेटस है समाज में एक तरफ से उनका डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है, भेदभाव का कारण बन जाता है कि वो लोग एक नौकर हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं और इसलिए वो थोड़े गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गरीबी की वजह से भेदभाव सहना पड़ता है, भेदभाव फेस करना पड़ता है। जैसे कि बिन पुअर, गरीब होने की वजह से पीपल इन इंडिया, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं इंडिया में, एक्सपीरियंस महसूस करते हैं इन इक्वलिटी, असमानता को महसूस करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से असमानताएं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव महसूस करते हैं इंडिया के लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और एक मिस्टर अंसारी की है। ठीक है, तो ये दो कहानी एक तरफ से कहानी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रियल इंसिडेंट है, रियल घटना है जो किसी इंसान के साथ हुई थी और उसने सोचा कि इस बात को हमें समाज तक पहुंचानी चाहिए और हमें समाज को बताना चाहिए कि हमें भी एक समानता का हक है, हमें भेदभाव, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हम इसे कुछ सीखना चाहिए हमें इसे ज़रूर, और हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, one of the more common form of inequality is in India is caste system। इंडिया में ऐसा कॉमन कहा जाता है कि इंडिया में कॉमनली कोई भी अगर भेदभाव होता है तो वो सिर्फ कास्ट सिस्टम की वजह से होता है। कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट मतलब होती है जाति और सिस्टम मतलब होता है प्रथा। जाति प्रथा की वजह से होता है कहीं ना कहीं। तो जाति प्रथा का हम कहते हैं चार टाइप की जाति होती हैं। एक तरफ से ब्राह्मण, जैसे हमने पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़े होंगे हमने क्लास में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जितने भी गरीब लोग होते हैं, जितने भी अनटचेबल छुआछूत वाले लोग होते हैं, तो सब कहाँ आते हैं? शूद्र में आते हैं। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं शूद्र वाले लोगों को बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, लेकिन अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, तो अभी बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना दिए कि कोई भी अगर किसी का भेदभाव करता है और किसी का साथ गलत व्यवहार करता है, उसका डिस्क्रिमिनेट करता है, तो उसको जेल हो सकती है। ठीक है, तो आजकल तो उतना नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत होता था। ठीक है, तो उसकी एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम क्या है, एक दलित बच्चा है। लेट अस रीड कहानी पढ़ते हैं एक दलित बच्चे की। दलित आप समझ सकते हैं, दलित भी एक तरह से शूद्र जाति में आते हैं, शूद्र सिस्टम में आते हैं, शूद्र कास्ट सिस्टम में, कि वो एक दलित भी एक नीची जाति होती है, लोअर कास्ट है दलित लोग, जिसको मतलब लोग टच करना नहीं अच्छा लगता उन लोगों को। ठीक है, तो एक तरह से लोअर कास्ट जाते हैं, लोअर कास्ट। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, एक बच्चा था ओम प्रकाश वाल्मीकि। अभी तो वो क्या है, एक फेमस दलित राइटर हैं, बड़े होके वो क्या बने, एक दलित के राइटर बने। ठीक है, दलित थे वो दलित और बने राइटर, तो ठीक है, दलित राइटर, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, दलित राइटर पड़ गया। ठीक है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, अगर कोई अपनी जीवनी लिखता है, अपने ही हाथों से अपनी जीवनी लिखता है, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जीवनी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि अभी मैं हूँ, अरे मैं छोटी हूँ, ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी लिया, मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी सी बूढ़ी होने वाली हूँ, तो मैं ना अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, कितने लोगों से मिली, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी एक किसी बुक में लिख दूँगी, अपने हाथों से लिखूँगी। ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी अपने हाथों से लिखूँगी, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब अपनी ही ज़िंदगी की कहानी को बुक में लिखना, बुक में लिख के लोगों के साथ पब्लिश करना, लोगों को पढ़ाना, बहुत सारे लोगों के बीच में उसको पब्लिश करना, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी जीवनी लिखी, जिसका नाम क्या था, झूठन। झूठन हम यहाँ देख सकते हैं, झूठन यहाँ पर लिखी हुई है। और दलित चाइल्ड यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि डरे हुए बैठे हुए हैं, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि आई हैड टू सिट इन बुक में, झूठन बुक में लिखा कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। मुझे क्लास में सभी से दूर बैठाया जाता था, क्योंकि स्कूल है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ गरीब लोग आएंगे, कुछ अमीर लोग आएंगे, कुछ ऊंची जाति के लोग आएंगे, कुछ नीची जाति के लोग आएंगे। ठीक है, तो जो दलित का जो बच्चे था, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था, तो उनको ना क्लास में सबसे नीचे बैठाया जाता था, सबसे अलग बैठाया जाता था और उन्हें जमीन में बैठाया जाता था। सब बच्चे ऐसे, आजकल तो आप टेबल में बैठते हैं, लेकिन तो सब बच्चों को टेबल पे बैठाया जाता था, लेकिन इनको जमीन में बैठाया जाता था, क्योंकि ये दलित थे। ठीक है, द मैट ran out before reaching the spot I sat on. Sometime I would have to sit away behind somebody. ठीक है,
कभी कभार तो मुझे सबसे लास्ट में बैठा दिया जाता था, वो बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, और कभी कभी तो मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मुझे दरवाजे के पीछे बैठा देते थे, और बिना किसी कारण के मुझे मार के चले जाते थे लोग। ठीक है, व्हेन ही वॉज इन क्लास 4, जब वो क्लास 4 में थे, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वाइप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। ठीक है, जब वो क्लास 4 में थे तो जो हेड मास्टर थे, हेड मास्टर की तरफ से प्रिंसिपल का रोल प्ले करते थे उस टाइम पे। तो जो हेड मास्टर थे उन्होंने ना वाल्मीकि से कहा कि वाल्मीकि को ऑर्डर दिया था, ऑर्डर पे कि तुमको क्या है, इस जो स्कूल है और जो स्कूल प्लेग्राउंड है तुमको झाड़ू मारना है, ही राइट्स। तो वो और भी लिखते हैं कि जो प्लेग्राउंड था बहुत बड़ा था, और जब वो झाड़ू मारते थे, स्वाइप करते थे, झाड़ू मारते थे प्लेग्राउंड को, तो उन्हें क्या है, कमर दुखने लगती थी। ठीक है, और माई फेस वॉज कवर्ड विद द, जो चेहरा था, वो कह रहे हैं कि जो मेरा चेहरा था वो पूरा धूल मिट्टी से जम गया था, धूल मिट्टी से खराब हो गया था तरफ से। डस्ट हैड गॉन इनटू माई माउथ, जो डस्ट था मेरे मुंह के अंदर कभी कभी चला जाता था, गंदगी थी। ठीक है, बाकी बच्चे और जो टीचर्स होते थे खिड़की और दरवाजों से मुझे देखते थे और मुझ पे हंसते थे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी इंसल्ट महसूस होता है कि मतलब बाकी लोग मतलब कि आप अकेले काम करें और बाकी लोग आपको देख के हंसते, तो अभी बहुत इंसल्ट महसूस होता है ऐसा। ठीक है, तो तो और ये तब तक और लेकिन वाल्मीकि को लगा कि शायद ये एक दिन होगा, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ, ये बाकी हर रोज दिन होने लगा। ठीक है, तो और ये तब तक चलता रहा जब तक एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही वाल्मीकि अपना ऐसे प्लेग्राउंड पे झाड़ू मार रहे होते, तो उनके पिता अपने जॉब के लिए निकल रहे होते, तो देख लेते हैं स्कूल की डोर से, देख लेते हैं कि मेरा बेटा है प्लेग्राउंड में झाड़ू मार रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो हेडमास्टर के पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरे बेटे ने क्या गलती की थी जो आप इसे झाड़ू मरवा रहे हैं। ठीक है, प्लेग्राउंड का इतना बड़ा। तो फिर हेडमास्टर बोलता है किसी कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ इसकी इतनी है कि ये नीची जाति का बच्चा है। ठीक है, तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि ये स्कूल होके भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो वो गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़ के ले जाते हैं, और मतलब एक लास्ट धमकी टाइप का देके जाते हैं टीचर्स को या फिर बच्चों को। कहते हैं कि मेरा बेटा इसी स्कूल से पढ़ेगा और इसी स्कूल से एक बड़ा आदमी बन के निकलेगा, और आप लोग मेरे बेटे को नीचे बिठाए हो ना, तो आप देखता हूँ कितने लोग को नीचे बिठाते हो। ये क्या बोल रहे हैं, धमकी दे गए हैं कि मैं इसी के जैसे बहुत सारे बच्चे लेके आऊँगा, मतलब बहुत सारे दलित बच्चों को लेके आऊँगा। आप देखता हूँ कि कितने को आप झाड़ू मरवाते हो, कितने से आप काम कराते हो। ठीक है, तो और अब दूसरी कहानी थी, कहीं ना कहीं इस कहानी से हमने सीखा कि दलित होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कुछ नहीं किया, तभी भी कुछ गलती नहीं की, तभी भी उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, कि किस लिए, क्योंकि वो एक दलित थे, वो निजी जाति से रिलेट हो, मतलब कि उनका कहीं रिलेशन है, इसलिए उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, अब एक है दूसरी कहानी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। एक दो पति पत्नी होते हैं, तो नए शहर में जाते हैं, तो उनको क्या है, क्वार्टर चाहिए होता है, तो वो क्वार्टर फ्लैट चाहिए होता है एक तरफ से। तो किसके पास जाते हैं, अब ये डीलर के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास, कि ताकि उन्हें कोई फ्लैट दिलवा सके। तो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें एक फ्लैट के पास ले जाता है, तो जब फ्लैट की मालकिन जब बोलती है कि जब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी अपना नाम बताते हैं कि हमारा नाम अंसारी है और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है, तो जो फ्लैट की मालकिन होती है तो बोलती है कि मुझे अपने ना फ्लैट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं चाहिए, मुझे सारे वेजिटेरियन चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो फ्लैट ये जो डीलर प्रॉपर्टी डीलर था और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, तीनों क्या होता थोड़े सरप्राइज जाते हैं सुन के कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि उसके जो आस पड़ोस का जो घर था वहाँ से फिश पकने की खुशबू आ रही थी, फिश बनाने की, कुक करने की, फिश बनने की खुशबू आ रही थी। ठीक है, तो वो लोग सरप्राइज थे कि उनके मतलब इनके पड़ोसी वाले घर में ही वो बन रहा है, फिश बन रही है, और ये कैसे बोल रही हैं कि उन्होंने नॉन वेजिटेरियन को क्वार्टर नहीं दे सकती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कहानी से हमने ये सीखा कि और नहीं, और यहाँ पर एक और चीज़ छूट गई कि वो लोग पूरा जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ ऐसे ही करते रहे, वहाँ पर जिस उस शहर में जितने भी वो लोग क्वार्टर ढूंढने के लिए गए, तो सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बना के उन्हें क्वार्टर नहीं दिया, बोला ठीक है। और ऐसा इसलिए, और उन्हें मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को पूरा एक महीना पूरा घूमना पड़ा यहाँ से वहाँ, तभी भी उन्हें क्वार्टर नहीं मिला। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि
और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इनका जो ये लोग अपना नाम बोलते थे कि हमारा नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है, तो अंसारी एक मुस्लिम फैमिली कास्ट है, एक तरफ से बोल सकते हैं मुस्लिम परिवार से रिलेटेड जाति होती है अंसारी। ठीक है, तो लोग मतलब कि मतलब मुस्लिम नाम सुनते ही एक तरफ से कहीं ना कहीं धर्म के नाम से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था कि ये लोग मुस्लिम है तो हम लोग इन्हें क्वार्टर नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म, यहाँ पर जाति के बेस पे डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे अपना रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है हमसे बोलता है कि आप लोग अगर आप नाम चेंज करें ना तो आप लोगों को ऑर्डर मिल सकता है, आप लोग के नाम में ही प्रॉब्लम है, आप लोग अपना सारी टाइटल चेंज कर लो। तो मतलब जो पति पत्नी है, जो अंसारी पति पत्नी है, उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि मतलब कि हमें एक धर्म के नाम पे हमारे साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो ना थोड़ा सा बहुत बैड फील होता है एक तरफ से उन्हें। ठीक है, और एक होता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर का दिया हुआ है कि एक पिक्चर होती है 1975 में, एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था दीवार। उसमें एक लड़का है, ये यहाँ पर दो बच्चे शू पॉलिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो आदमी दिख रहा है, आप शू पॉलिश करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये अमीर आदमी है वो थोड़ा सा खड़ूस होता है, तो क्या पॉलिश कराने के बाद ना पैसे यूँ उस बच्चे के मुंह पे फेंक देता है, बोलता है कि पैसे उठा के ले लो। तो बच्चा बोलता है कि जब तक आप उस पैसे को उठा के मेरे हाथ में नहीं दोगे मैं पैसा नहीं लूँगा, मेरी भी कोई इज्जत मान सम्मान है। तो वो न, क्योंकि वो भीख थोड़ी मांग रहा है, वो तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि आप जब तक खुद उठा के और पैसे नहीं दोगे मैं पैसे नहीं लूँगा। तो कहीं ना कहीं ये इस बच्चे के अंदर से डिग्निटी वाली फीलिंग आती है, आत्मसम्मान की महसूसता होती है कि बच्चा शू पॉलिश कर रहा है और कोई आदमी से मुंह के ऊपर पैसे फेंक के जा रहा है, बोले कि ये जो मैंने तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंका है वो तुम ले लो, तो ऐसा बहुत बहुत बुरा फील होता है। तो वो डिग्निटी होनी चाहिए। ऐसे इस टॉपिक में अभी कुछ पढ़ने लायक तो है नहीं, लेकिन अगर इसमें अगर आप चाहें कि अगर ओवरव्यू क्या है इसमें, तो इसमें यही बताया गया है कि डिग्निटी मतलब कि आत्मसम्मान एक तरफ से उनका खुद से कमज़ोर हो गया। अगर आपको कोई भेदभाव करे आपके साथ, तो आपका भी आत्मसम्मान कमज़ोर हो जाता है, आपको भी थोड़ा गुस्सा आता है। तो यहाँ पर लिखा व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड इन अनइक्वली, अगर किसी भी इंसान के साथ आप भेदभाव करते हो तो देयर डिग्निटी इज़ वॉलिडेड, उनका जो आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, उसको बहुत ठेस पहुँचती है, उसको बहुत दुख होता है। ठीक है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी दुख हुआ है और अंसारी वाली फैमिली को भी बहुत दुख हुआ है। ठीक है, तो ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड, उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि वो डिजर्व नहीं करते थे, कि उन्होंने कोई गंदी हरकत या बुरी हरकत नहीं की थी, उन्होंने कोई गलती भी नहीं की थी, तभी भी उन लोगों के साथ भेदभाव किया गया। ठीक है, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, वो भी वही रिस्पेक्ट चाहते हैं जो बाकी लोगों को हम लोग देते हैं, वही सेम रिस्पेक्ट चाहते हैं। उन अब उन्हें क्या, उनकी क्या गलती कि वो लोग किसी दलित परिवार से हैं या फिर वो किसी मुस्लिम परिवार से हैं, तो ना उनका कोई गलती नहीं है, उनका भी वही वही वो सेम डिज़ायर वो डिज़र्व करते हैं, वो भी सेम वही रिस्पेक्ट, वही मान सम्मान जैसा आप बाकी को देते हैं वैसा भी वही चाहते हैं आप लोग से। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।